दोस्तों, आज मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत आता है, उसकी प्रमुख धाराओं, उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसका यूनिट 1 है इंडेमनिटी एंड गारंटी, सेक्शन 124 से 147। नौ धारा, अब मैं शुरू करता हूँ। धारा 124, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा। एक पक्ष क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा दूसरे पक्ष क्षतिपूर्ति धारक को किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से या स्वयं के आचरण से होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है। उदाहरण के तौर पर बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। धारा 125, क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। क्षतिपूर्ति धारक अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हुए वचनदाता से सभी नुकसान, कानूनी खर्च, समझौतों की राशि वसूल कर सकता है, बशर्ते उसने वचनदाता के आदेशों का पालन किया हो और विवेकपूर्ण कार्य किया हो। धारा 126, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्रतिभूति की संविदा। एक पक्ष द्वारा तीसरे पक्ष मूल ऋणी की चूक करने पर, फेल होने पर, फॉल्ट होने पर वचनदाता लेनदार को भुगतान करने का वचन। इसमें 3 पक्ष होते हैं: वचनदाता, लेनदार, मूल ऋणी प्रिंसिपल डेब्टर और प्रतिभूति श्योरिटी। उदाहरण, बैंक से ऋण लेते समय किसी मित्र द्वारा दी गई गारंटी। धारा 129, कंटिन्यूइंग गारंटी, सतत प्रत्याभूति, लेन देन की एक श्रृंखला पर लागू होने वाली गारंटी। धारा 130, सतत प्रत्याभूति का निरस्तीकरण, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। प्रतिभू श्योरिटी लेनदार को सूचना देकर किसी भी समय सतत प्रत्याभूति को निरस्त कर सकता है, लेकिन निरस्त करने से पहले किए गए लेन देन के लिए वह उत्तरदायी होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि ए भविष्य के बिलों के लिए, जो भविष्य की जितनी बिल हैं सब चुकता करेगा, सी को गारंटी देता है, लेकिन 3 महीने के बाद उसे निरस्त कर देता है, तो ये केवल निरस्त करने से पहले छूटे हुए बिलों के लिए जिम्मेदार होगा, निरस्त करने के बाद नहीं। धारा 133 से 139 प्रतिभू श्योरिटी के दायित्व अधिकार से संबंधित है। अब है मुख्य ऋणी के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेब्टर। जब प्रतिभू लेनदार को भुगतान कर देता है तो उसे ऋणी के विरुद्ध निम्न के अधिकार मिल जाते हैं। इन धाराओं में इसका जिक्र है। धारा 140, प्रत्यासन का अधिकार, राइट ऑफ सबरोगेशन। लेनदार का पूरा भुगतान करने के बाद प्रतिभू लेनदार के स्थान पर आ जाता है। लेनदार क्रेडिटर को ऋणी के विरुद्ध जो भी कानूनी अधिकार प्राप्त थे वे अब प्रतिभू को मिल जाते हैं। लेनदार के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर। लेनदार के प्रति प्रतिभू के अधिकार उसे अनुचित बोझ से बचाते हैं। अब आते हैं धारा 141, क्या कहते हैं? प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू सिक्योरिटीज। प्रतिभू उस समय लेनदार के पास मौजूद सभी प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज का लाभ पाने का हकदार हो जाता है जब प्रत्याभूति की संविदा किया गया था। यदि लेनदार प्रतिभू की सहमति के बिना ऐसी किसी सुरक्षा को खो देता है या वापस कर देता है तो प्रतिभू उस सुरक्षा के मूल्य की सीमा तक अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। धारा 145, क्षतिपूर्ति का अधिकार, राइट ऑफ इंडेमनिटी। गारंटी के प्रत्येक अनुबंध में मुख्य ऋणी की ओर से प्रतिभू को क्षतिपूर्ति करने का एक निहित वादा, इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है। प्रतिभू उन सभी राशियों को वसूलने का हकदार है जो उसने गारंटी के तहत उचित रूप से भुगतान की है। धारा 147, भारतीय अनुबंध नियम 1872 की धारा 147 सह जमानतदारों के दायित्व से संबंधित है जो विभिन्न राशियों के लिए ऋण या कर्तव्य की गारंटी देने का वादा करते हैं। मूल रूप से ये 3 जमानतदार ए, बी, सी अलग अलग राशियों की गारंटी देते हैं और मूल देनदार भुगतान करने में विफल रहता है तो वे अपनी निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर समान रूप से दायित्व साझा करते हैं, जिससे उनके बीच निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। धारा 147 के प्रमुख प्रावधान क्या है? बराबर हिस्सा, किसी विपरीत समझौते के अभाव में सह जमानतदार ऋण के बराबर हिस्से का भुगतान करने के लिए उत्तरदायित्व हो जाते हैं।
विभिन्न योग जब जमानतदार अलग अलग राशियों के लिए बाध्य होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ए के लिए 10,000 रुपये, बी 20,000 रुपये और सी 40,000 के लिए बाध्य है, तो उनकी देयता को उन सीमाओं के भीतर अनुपातिक रूप से विभाजित कर दिया जाता है। अब आते हैं यूनिट सेकंड पर, बेलमेंट एंड प्लेज। सेक्शन 148-171 बेलमेंट का है और सेक्शन 171 से 181 जो है प्लेज का है। बेलमेंट को हिंदी में उपनिधान कहते हैं। अब 148 में उपनिधान की परिभाषा दी गई, डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट। उपनिधान तब होता है जब एक व्यक्ति उपनिधाता बेलर किसी दूसरे व्यक्ति उपनिहिती बेली को किसी विशेष उद्देश्य के लिए वस्तु मटेरियल और गुड्स सौंपता है। अनुबंध यह होता है कि उद्देश्य पूरा होने के बाद वह वस्तु वापस कर दिया जाएगा या उपनिधाता के अनुसार निर्देशानुसार निपटाया जाएगा। जैसे मरम्मत के लिए अपनी घड़ी मैकेनिक को देना। अब उपनिधाता की कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ ए बेलर, क्या क्या बेलर की ड्यूटी होगी वो बताया गया है धारा 150, 158, 159 और 164 में। धारा 150 में दोषों को प्रकट करना, जो वस्तु आपने दी है उसमें क्या क्या दोष है। उपनिधाता को वस्तु के उन दोषों के बारे में बताना चाहिए जो वह जानता है और जो वस्तु के उपयोग में बाधा डाल सकते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। 158 में कहा गया है आवश्यक व्यय का भुगतान। यदि उपनिधान बिना किसी शुल्क के है, मतलब वो कोई शुल्क नहीं लेता है, तो उपनिधाता को वस्तु की सुरक्षा और रखरखाव के लिए उपनिहिती द्वारा किए गए सभी आवश्यक खर्चों का भुगतान करना होगा। धारा 159 समय से पूर्व वापसी पर क्षतिपूर्ति। यदि उपनिधाता समय से पहले वस्तु वापस मांगता है और उससे उपनिहिती को नुकसान होता है तो उपनिधाता को उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। वस्तु वापस लेना, उद्देश्य पूरा होने पर जब उपनिहिती वस्तु वापस करे तो उपनिधाता का कर्तव्य कि वह उसे स्वीकार करे। धारा 164 बताती है दोषपूर्ण शीर्षक के लिए क्षतिपूर्ति। यदि उपनिधाता को बस देने का अधिकार नहीं था और इसके कारण उपनिहिती को कोई नुकसान होता है तो उपनिधाता उसकी भरपाई करेगा। अब आते हैं गिरवी, प्लेज। गिरवी क्या होता था? गिरवी को धारा 172, 173, 176 और 177 में बताया गया है। धारा 172 में गिरवी की परिभाषा बताई गई है। गिरवी क्या होता है? गिरवी किसी ऋण के बदले संपत्ति या सामान को गिरवी के रूप में सौंपना होता है। वह व्यक्ति जो किसी ऋण के बदले अपनी संपत्ति या सामान गिरवी रखता है, गिरवी रखने वाला पाउनर कहलाता है और वह व्यक्ति जिसके पास कोई वस्तु संपत्ति या सामान गिरवी रखी जाती है पाउनी कहलाता है। धारा 173 गिरवीदार का प्रतिधारण का अधिकार। गिरवीदार ब्याज सहित ऋण वादा पूरा होने तक गिरवी रखी गई वस्तुओं को अपने पास रख सकता है। धारा 174 गिरवी रखने वाले का माल का उपयोग न करने का कर्तव्य, मतलब वो उपयोग न करे। जो गिरवी माल है या गुड्स है या वस्तु है उसका उपयोग नहीं कर सकता है। धारा 176 बताती है यदि गिरवी रखने वाला पाउनर चूक करता है, कोई गलती करता है, तो गिरवी लेने वाला के पास दो विकल्प हैं। क्या विकल्प है? क गिरवी रखने वाले पर मुकदमा करें या क माल बेचें। लेकिन माल कब बेचेंगे? गिरवी रखी वस्तुओं को बेचने से पहले गिरवी रखने वाले को बिक्री की उचित सूचना दे देना चाहिए, दे दें। धारा 177 गिरवी रखने वाला अपने हित की सीमा तक माल को और गिरवी रख सकता है। इसमें कहा गया ये धाराएं गिरवी लेन देन में अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करती हैं जो चल वस्तुओं का उपयोग करके सुरक्षित ऋण देने के लिए महत्वपूर्ण है। अब उपनिधान और गिरवी के बीच में क्या अंतर है? पेलमेंट और प्लेज में क्या अंतर है? उपनिधान एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है किसी विशिष्ट उद्देश्य जैसे मरम्मत है या भंडारण के लिए अस्थायी रूप से
माल या वस्तु को सौंपना, जबकि प्लेज गिरवी उपनिधान का एक संकीर्ण प्रकार है जिसमें ऋण के बदले माल को सुरक्षा के रूप में दिया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता को ऋण लेने वाले के द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में माल भेजने का भी अधिकार प्राप्त होता है। मुख्यतः अंतर क्या है? उपनिधान के कई उद्देश्य होते हैं, जबकि गिरवी केवल ऋण सुरक्षा के लिए होता है। गिरवी में गिरवीदार को भुगतान न करने पर माल भेज सकता है, जबकि उपनिधाता आमतौर पर ऐसा नहीं करता। सभी गिरवी रखी वस्तुएं निधान होती हैं, लेकिन सभी उपनिधान गिरवी नहीं होता। मूल अंतर उद्देश्य चूक होने पर माल बेचने के अधिकार में निहित है, जो केवल गिरवी रखने की स्थिति में होता है। यूनिट 3 में आते हैं एजेंसी। सेक्शन 182 से 238 एजेंसी के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान अधिनियम 18 की धारा के अनुबंध से संबंधित है, जो अभिकर्ता और मालिक प्रिंसिपल की परिभाषा, उनके अधिकार, कर्तव्य और जवाबदेही की परिभाषित करती हैं। अब आते हैं एजेंट के कर्तव्य। ड्यूटीज क्या है एजेंट के? धारा 190 अधिकारों का प्रत्यायोजन न करना, मतलब अपना काम किसी और को न सौंपना। धारा 211 बताती है निर्देशों का पालन करना, मालिक प्रिंसिपल के निर्देशों के अनुसार काम करना। धारा 213 हिसाब किताब देना, मांगने पर सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना। धारा 216 निजी लाभ न कमाना, बिना बताए गुप्त लाभ न कमाना और हितों का टकराव टालना। एजेंट के क्या अधिकार होते हैं? धारा 219 पारिश्रमिक का अधिकार, उचित या तय की गई फीस पाने का हक। धारा 201 ग्रहणाधिकार, लयन भुगतान न होने पर प्रिंसिपल की संपत्ति या कागजात अपने पास रखने का हक। धारा 222 क्षतिपूर्ति का अधिकार, कानूनी कार्यों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई पाना। धारा 225 मुआवजा, मालिक की लापरवाही से हुई चोट नुकसान के लिए मुआवजा पाना। धारा 182 एजेंसी का निर्माण, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी का निर्माण कैसे होता है? निम्नलिखित तरीकों से होता है। स्पष्ट अनुबंध, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जब लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा अधिकार दिया जाता है। मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी। निहित अनुबंध, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जब परिस्थितियां, आचरण या व्यवसाय के समान व्यवहार से एजेंसी का संकेत मिलता है। पुष्टिकरण बाय रेटिफिकेशन, जब कोई व्यक्ति बिना अधिकार के कोई कार्य करता है लेकिन बाद में प्रिंसिपल उस कार्य को स्वीकार या पुष्ट कर देता है कि हाँ ठीक है। आवश्यकता द्वारा बाई नेसेसिटी, आपातकालीन स्थिति में जब स्वामी से संपर्क करना असंभव हो, प्रिंसिपल से संपर्क करना असंभव हो, तो किसी के हितों की रक्षा के लिए किया गया एजेंसी बनाता है। विबंधन बाई स्टॉपेल, यदि मालिक प्रिंसिपल अपने व्यवहार से किसी तीसरे पक्ष को यह विश्वास दिलाता है कि कोई व्यक्ति उसका एजेंट है, तो वह बाद में इससे इनकार नहीं कर सकता। धारा 201 में एजेंसी की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की बात कही गई है। दो प्रकार से हो सकती है एजेंसी की समाप्ति। नंबर 1, पक्षकारों के कार्य द्वारा, पारस्परिक सहमति, दोनों पक्ष एजेंसी खत्म करने के सहमत हों। प्रिंसिपल द्वारा निरस्तीकरण, प्रिंसिपल द्वारा एजेंट के अधिकार को वापस लेना। एजेंट द्वारा परित्याग, एजेंट द्वारा काम छोड़ने की सूचना देना। दूसरा, कानून के संचालन द्वारा, कार्य का पूरा होना, जिस काम के लिए एजेंसी बनी तो उसका पूरा हो जाना। समय की समाप्ति, यदि एजेंसी निश्चित समय के लिए बनी थी तो। मृत्यु या पागलपन, प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी की मृत्यु या मानसिक अस्वस्थता होने पर। दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी, यदि प्रिंसिपल को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। विषय वस्तु का विनाश, यदि वह वस्तु ही नष्ट हो जाए जिसके लिए वो एजेंसी बनी थी, तो इन कंडीशनों में ये एजेंसी निरस्त कर दी जाती है। तीसरे पक्ष के प्रति जिम्मेदारी, ये धारा 226 से 238 की बीच में कहा गया है। धारा 237 कहती है यदि मालिक अपने आचरण से ऐसा दर्शाए कि व्यक्ति उसका एजेंट है तो वह उसके कार्यों के लिए बाध्य होगा। स्टॉपेल। धारा 238 एजेंट द्वारा किए गए धोखे या गलत बयानी का प्रभाव वही होगा जो मालिक द्वारा किया जाने पर होता है। अब आते हैं चौथे यूनिट पर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड रेमेडीज। भारत में सरकारी अनुबंधों के सामान्य सिद्धांत भारतीय अनुबंध नियम 1872 द्वारा शासित होते हैं, लेकिन इन्हें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299 का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। सरकारी अनुबंधों के लिए प्रमुख आवश्यकताएं क्या है? अनुच्छेद 299
भारतीय संविधान लिखित रूप में व्यक्त। यह एक औपचारिक लिखित समझौता होना चाहिए, मौखिक नहीं। राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम पर। अनुबंध में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि यह भारत संघ या राज्य सरकार की ओर से किया गया है। अधिकृत व्यक्तियों द्वारा निष्पादित। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अनुबंधों के सामान्य प्रकार। निश्चित मूल्य अनुबंध, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। पूरी परियोजना के लिए एक ही मूल्य, निर्धारित मूल्य। ठेकेदार लागत में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को वहन करता है। लागत प्रतिपूर्ति अनुबंध, कॉस्ट रिम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठेकेदार को वास्तविक लागत के साथ साथ एक अतिरिक्त लाभ का भुगतान किया जाता है। खरीदार जो कस्टमर है अधिक लागत वहन करता है। समय और सामग्री, टाइम एंड मटेरियल, T&M अनुबंध। इसमें सहमत दरों पर प्रत्यक्ष श्रम घंटों के लिए भुगतान किया जाता है। साथ ही सामग्री लागत भी शामिल होती है। अक्सर इसमें मूल्य की अधिकतम सीमा भी होती है। अनिश्चित वितरण, अनिश्चित मात्रा, इनडेफिनिट डिलीवरी, इनडेफिनिट क्वांटिटी, IDIQ। यह तब लागू होता है जब सटीक मात्रा ज्ञात न हो। यह सरकार को एक निश्चित अवधि में आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का ऑर्डर देने की अनुमति देता है। विवादों का निपटारा कैसे होता है? अधिकांश सरकारी अनुबंधों में विवाद समाधान के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक विवाद समाधान, ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ADR विधियों को आमतौर पर उनकी गति, गोपनीयता और व्यावसायिक संबंधों को बनाए रखने की क्षमता के कारण प्राथमिकता दी जाती है। बातचीत, नेगोशिएशन। पहला कदम आमतौर पर तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना विवाद को सुलझाने के लिए सरकार के अनुबंध अधिकारी और ठेकेदार के बीच सीधी बातचीत करना होता है। मध्यस्थता और सुलह, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। यह निष्पक्ष तृतीय पक्ष विवाद करने वाले पक्षों को आपसी सहमति से समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है। ये प्रक्रियाएं स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी होती हैं और यदि पक्ष सहमत हो तो समझौते को बाध्यकारी मध्यस्थता निर्णय के रूप में दर्ज किया जा सकता है। और आता है आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता। यह एक सामान्य विधि है जिसमें पक्षकार अपने विवादों को एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष, मध्यस्थ या पैनल के समक्ष प्रस्तुत करने पर सहमत होते हैं, जिसको आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कहते हैं, जो एक बाध्यकारी आर्बिट्रल अवार्ड देता है। अनुबंधों में अक्सर एक विशिष्ट मध्यस्थता खंड शामिल होता है जिसमें प्रक्रिया और सहमत मध्यस्थ का विवरण होता है। विवाद समीक्षा बोर्ड, डिस्प्यूट रिव्यू बोर्ड्स या न्याय निर्णय बोर्ड, एडजुडिकेशन बोर्ड्स। इनका उपयोग अक्सर बड़े अनुबंधों में परियोजना जीवन चक्र, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान उत्पन्न होने वाले विवादों पर समयोचित अंतरिम राहत और सिफारिशें प्रदान करने के लिए किया जाता है। जुडिशियल प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया। विवादों का समाधान अंततः दीवानी अदालतों में कानूनी कार्रवाई के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि अधिकांश संविदा अनुबंध लंबी अदालती लड़ाई से बचने के लिए मध्यस्थता को ही प्राथमिकता देते हैं, फिर भी कानूनी कार्रवाई एक विकल्प है। अब आता है क्षतिपूर्ति के उपाय, रेमेडीज। प्रतिवर्ग पूरक मुआवजा, कंपेंसेटरी डैमेजेस। अनुबंध का उल्लंघन न करने वाले पक्ष को उस वित्तीय स्थिति में वापस लाने के लिए दिया जाने वाला मौद्रिक मुआवजा, मॉनेटरी बेनिफिट्स, जिसमें वह अनुबंध के निष्पादन की स्थिति में होता है। निर्धारित मुआवजा, लिक्विडेटेड डैमेज। अनुबंध में ही तय की गई एक विशिष्ट पूर्व निर्धारित राशि जिसका भुगतान अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में किया जाना होता है। मामूली मुआवजा, नॉमिनल डैमेजेस। यह तब किया जाता है जब उल्लंघन तो हुआ हो लेकिन कोई महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान साबित न हो सके, तब होता है। विशिष्ट निष्पादन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यह तब दिया जाता है जब उल्लंघन हुआ हो लेकिन कोई महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान साबित न हो सके। विशिष्ट, इसको मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ गलत लग रहा है। दोस्तों, ये था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो प्रमुख धाराएं हैं और उसके कुछ संक्षिप्त विवरण भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों, आप इसको अवश्य पढ़िए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही सहायता मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।